सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, अमरीकी इंतखाबात में अब तकरीबन एक हफ़्ते से भी कम का अरसा रह गया है और अगले हफ्ते जब हम इस दिन शो करेंगे तो तकरीबन रिजल्ट सामने आ चुका होगा कि इलेक्शंस का विनर कौन है और दुनिया की सुपर पावर के हुक्मरानी का ताज कौन पहनेगा। बिल्कुल, और आप नाजरीन हम हमारे यूएस इलेक्शन सेल के थ्रू भी आप अपडेटेड रहेंगे क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली आपको अपडेटेड रखेंगे किस तरीके से वोट हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स में हो चुके हैं, क्या पोजीशन है और पोल्स के अलावा लोगों का क्या कहना है, ये सब आपको बराह रास्त रिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल, तो फिर चलते हैं अपनी आज की पहली खबर की जानिब। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे बैलेट बॉक्सेस के बारे में, ड्रॉप बॉक्स के बारे में। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका में वोट करने के कई तरीके हैं। सिर्फ इलेक्शन डे पर बैलेट बॉक्स के सामने जाकर उसमें बैलेट डालना ही एक तरीका नहीं है। आप पहले से मेल इन वोट्स भी कर सकते हैं, आप ड्रॉप बॉक्स में भी अपना वोट डाल सकते हैं। ये बॉक्सेस हैं जो हुकूमत की तरफ से कई जगह नस्ब किए होते हैं हर स्टेट में, और सबसे पहले ये ओरेगन, वाशिंगटन और कोलोराडो में शुरू किया गया था और अब ये कई स्टेट्स में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। लेकिन हर स्टेट में इस प्रैक्टिस को किस तरह के प्रोटोकॉल्स के थ्रू फॉलो करना है ये डिफरेंट है। और जो रीसेंट अपडेट और न्यूज़ आ रही है इस हवाले से वो ये है कि हंड्रेड्स ऑफ बैलेट्स जो है डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं आग लगने की वजह से। कई ड्रॉप बॉक्सेस में डिफरेंट स्टेट्स में आग लग गई है। इनफैक्ट पोर्टलैंड में भी एक ड्रॉप बॉक्स में आग लगी है और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है अमेरिका का, वहाँ कई स्टेट्स में ये ड्रॉप बॉक्सेस में आग लगा दी गई है। ये नहीं पता कि कल्प्रिट कौन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और इस प्रोसेस में कई ऐसे बैलेट पेपर्स जो लोग अपने वोट और नाम और दस्तखत के साथ ऑलरेडी जमा करा चुके थे वो ज़ाया हो गए हैं। जहाँ वैंकूवर में भी आग लगी है और वहाँ के हुकाम का कहना है कि उनकी तहकीकात जारी हैं। जैसे ही उन्हें कल्प्रिट का पता चलेगा या किसी भी किस्म की निशानदही वो कर सकेंगे तो वो मीडिया को बताएंगे। लेकिन ये काफ़ी वरीसम सिचुएशन, बहुत कंसर्निंग बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में देखा था बैलेट पेपर्स को आग लगते हुए, लेकिन अमेरिका से बिल्कुल अमेरिका से ये चीज़ सामने आना बहुत तशवीशनाक ये बात है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि इससे इंतखाबी अमल पे क्या असर पड़ सकता है एंड क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म इन प्लेस लाया जा रहा है कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि किन वोट्स को आग लगी है और उसको किस तरह कॉम्पनसेट किया जाएगा, क्योंकि आवाम की हक के राय दही तो नहीं मुतासर होनी चाहिए। मुझे बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। असल में जिस तरीके से इन हुकाम ने इस प्रोसेस को फॉलो थ्रू किया है उससे यही जाहिर होता है कि इनका पूरा इरादा है कि जितने बैलेट पेपर्स ये रिकवर कर सकें करें फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन की अमल के थ्रू। तो जो बैलेट पेपर डलता है बैलेट बॉक्सेस के अंदर, उसमें एक एनवेलप के एक हिस्से पर इंसान का जिसने वोट किया उसका नाम, उसका डेट, जिस डेट पर उसने वो वोट कास्ट किया है वो मेंशन होता है और उसके अंदर उनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि उन्होंने किस कैंडिडेट को वोट किया है। तो उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो आधे से ज़्यादा जो डिस्ट्रॉयड बैलेट पेपर्स हैं उन्हें रिकवर कर सकेंगे या एटलीस्ट ये नोटिफिकेशन उन्हें मिल सकेगी कि ये वोट किसने किया था। बट रिगार्डलेस हंड्रेड्स अभी भी डिस्ट्रॉयड हैं। इसका मतलब है कि कई ऐसे लोग जो वोट कर चुके थे और जो अपने इत्मीनान से घर में बैठे हुए थे कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन सब के वोट्स इस वक्त डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। इन केस डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर को इलेक्शन हार जाएं तो उन्होंने तो इस चीज़ को लेके वो बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन स्ट्रेटजी ही ये थी कि उन्होंने कई ऐसे SOPs फॉलो किए हैं जिसके थ्रू वो इलेक्शन के बाद इन केस वो हार जाते हैं वो फुल्ली रेडी है ये कहने के लिए कि इलेक्शन इस दफ़ा ही हैज़ प्लेड रियली स्मार्टली। एग्जैक्टली उनकी कैंपेन स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट रही है। बट जो पेंसिल्वेनिया से रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त, मतलब अब जो है ना, आप देखें इंक्रीजिंगली पोल नंबर्स आर शोइंग दैट डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में लीड की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब एक वो स्विंग स्टेट्स है, वो हल्का सा कहते हैं ना, एक वो एक रेडिश शेड
की तरफ बढ़ रहा है पेंसिल्वेनिया। इनफैक्ट 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हक में हैं और सिर्फ 3 कमाला के, वो भी बहुत माइन्यूट मार्जिन से। तो ये काफ़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि मोइज़ आपने पोल्स की बात की, नाजरीन को अपडेटेड पोल्स के बारे में बताते हैं। रॉयटर्स इप्सॉस के पोल्स के मुताबिक 44% कमाला और 43% ट्रंप, लेकिन हर पोल को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ एरर 3 परसेंटेज पॉइंट्स का होता है। तो जब दो कैंडिडेट्स के बीच में 3 परसेंटेज पॉइंट्स से कम का फ़र्क हो तो उसका मतलब है कि दोनों की तकरीबन एक ही पोजीशन है। रास्मुसन का कहना है कि कमाला जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही है वो है लाइकेबिलिटी। लोग उन्हें पसंद नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और उसके स्टैट्स कुछ ऐसे लगते हैं कि 47% यूएस वोटर्स ने कहा है कि हम शायद उन्हें फेवरेबली देख सकते हैं, 33% का कहना है कि हम काफ़ी फेवरेबली देख रहे हैं, लेकिन 51% का कहना है कि हम बहुत अनफेवरेबली देख रहे हैं कमाला को। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में डेमोक्रेट्स की तरफ से कोशिश भी की गई है कि उनको फेवरेबल बनाएं, लेकिन वो नहीं हो सका। वो चाह रहे थे कि उनको एट पार विद प्रोबेबली मिशेल ओबामा या बराक ओबामा जिस तरह लाइकेबल थे उसी तरह लाया जाए। ABC न्यूज़ का पोल हुआ है और मैं नाज़रीन देख रहा था, आपको स्क्रीन पे भी हम दिखाएंगे ये पोल के नंबर्स। एरिज़ोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप लीड करें, जो ABC न्यूज़ ने पोल किए। बट वहाँ जो मकबूलियत है ना डोनाल्ड ट्रंप की, वो तकरीबन 1% से लेकर 2.2% तक ट्रंप आगे हैं कमाला हैरिस के मुताबिक। लेकिन यहाँ अगर हम कमाला हैरिस, हाँ, मतलब अगर आप कमाला हैरिस की बात करें, जैसे उनको पोल ने दिखाया वो मिशिगन, नेवाडा और विस्कॉन्सिन में आ गए हैं। दैट इज लेस देन 1%। मतलब विस्कॉन्सिन में 0.4% आगे हैं, मिशिगन में 0.8% आगे हैं और नेवाडा में सिर्फ 0.2% आगे हैं। जेफ बेजोस जो वॉशिंगटन पोस्ट संभालते हैं, साथ साथ अमेज़ॉन भी उनका ही है, और यहाँ पे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट हो गया है। 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को छोड़ दिया है और कॉन्स्टेंटली छोड़ते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज जेफ बेजोस ने एक एडवर्टाइजमेंट कमाला के फेवर में रन करने से मना कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी जो ऑफिशियल एंडोर्समेंट थी कमाला हैरिस की एज ए कैंडिडेट, उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा है। इस दफ़ा तो इनफैक्ट लॉस एंजलिस टाइम्स ने भी 20 साल में पहली दफ़ा किसी भी कैंडिडेट को एंडोर्स करने से इनकार किया। जनरली दे हैव ऑलवेज एंडोर्स्ड द लेफ्ट विंग कैंडिडेट व्हिच हैज़ बीन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट। नाज़रीन, अभी तो हमने आपको अमरीकी इंतखाबात के हवाले से जो मजमूई सूरत हाल चल रही है उससे आगाह किया। हमने आपको पोल्स के हवाले से फैक्चुअल नंबर्स बताए और हमने आपको एनालाइज भी करके बताया, और डिफरेंट जो अमरीकी इंतखाबात से जुड़ी जितनी डिफरेंट खबरें हैं वो हमने जिक्र किया। लेकिन अब हम तज्जिए की जानिब चलते हैं और मैं रीबा से पूछता भी हूँ कि रीबा, जो मजमूई सूरत हाल आ रही है गोइंग फॉरवर्ड इनटू द लास्ट वीक ऑफ इलेक्शंस, किस तरह आप इसको सम अप करती हैं? वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? अब तो तकरीबन 5 दिन रह गए हैं। ये बताना ज़रूरी है नाज़रीन को कि ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में जो है वो अपनी रैलीज़ निकाली हैं और कमाला ने एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में निकाली रैली। इसी के साथ साथ ट्यूसडे को हमने देखा कि ट्रंप और हैरिस दोनों की टीम्स फेडरल ट्रांजिशन प्लानर्स से मिले हैं। अब फेडरल ट्रांजिशन प्लानर्स होते कौन हैं? ये वो फेडरल कमेटी है यूएस गवर्नमेंट की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों कैंडिडेट्स और उनकी टीम्स को बाज़ाब्ता ट्रेन करना कि किस तरीके से वो हुकूमत संभालेंगे, और जब ट्रांजिशनरी पीरियड होगा उसमें किसकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए किस के पास होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त तय पा चुकी हैं, दोनों टीम्स के साथ मीटिंग हो चुकी है और दोनों टीम से तवक्का है कि उनके एथिकल प्लान्स जो हैं वो अगले हफ्ते तक शेयर किए जाएंगे, जो कि ये यहाँ इस प्रोसेस से भी आई थिंक हम एज पाकिस्तान कुछ सीख सकते हैं कि अगर ट्रांजिशन जब हुकूमत की हो रही होती है तो वो एक कितना इम्पॉर्टेंट मौका होता है, ना कि उस वक्त आप कोशिश करें कि जितनी पावर आपके हाथ में आ जाए, आपको चाहिए कि लोगों का मैंडेट संभालें, उसको प्रोटेक्शन दें। बिल्कुल, प्रोटेक्शन ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फायदा ही क्या, वरना इलेक्शन एक समझे पैसों का ज़िया है। एग्जैक्टली। तो ये हमें भी सीखना चाहिए और वो हर दुनिया में हर उस मुल्क को सीखना चाहिए जहाँ पे अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं होती। जब तक अवामी मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल, अवामी मैंडेट है तो हम यहाँ मौजूद हैं, आप अपने घरों में मौजूद हैं, टीवी देख सकते हैं। जमहूरियत नाम ही हर चीज़ है। जमहूर कहते हैं अवाम को, तो जमहूरियत की जो पैदाइश है वो अवाम से होती है, द विल ऑफ द पीपल। तो ये यहाँ पे अमरीकी सिस्टम की सताइश की ज़रूरत है कि वहाँ पे ना कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वहाँ जो नहीं पड़ती। हाँ, देखें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उनका मैकेनिज्म और उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि बगैर किसी केयर टेकर गवर्नमेंट के
अगर जो हुकूमत में जमात हो वो हार भी जाए इलेक्शन, उसको फिर भी अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ता है और बड़े ऑर्डरली मैनर में छोड़ते हैं। और अगर अब वो खैर 2020 के कैपिटल हिल के वाक़यात एक एक्सेप्शन है, लेकिन अमेरिका की पूरी तारीख में कभी भी किसी जमात ने इक़्तिदार छोड़ने से इनकार नहीं किया। एग्जैक्टली और अगर आपने कैपिटल हिल को मेंशन कर ही दिया है तो यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कमाला ने एलिप्स वाशिंगटन DC, ये वो सेम जगह है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कैपिटल हिल के रायट को उकसाया था, लोगों से कहा था कि नहीं आप चढ़ जाएं कैपिटल पर अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो वो प्रेसिडेंट नहीं नामजद हुए थे। तो सेम जगह पे कमाला हैरिस ने जो है रैली की है और लोगों को अपना मैंडेट और उसकी प्रोटेक्शन और उसकी जिसकी भी फतह होती है कैंडिडेट की, उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में बात की है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मोर सिग्निफिकेंट पॉइंट था कैंपेन के हवाले। अच्छा, कल वैसे आपने वो बर्नी सैंडर्स की जो वीडियो आई है कमाला हैरिस के हवाले से कि उनको वोट डालें, उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी हालत मजबूरी उन्होंने इंडोर्समेंट दिया है कमाला हैरिस को। बिल्कुल, आई थिंक अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक चांस टू रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग मिस आउट किया जब बर्नी सैंडर्स को नहीं इलेक्ट वो किया। जेन्युइन रिफॉर्मिस्ट थे। तो आई थिंक अगर बर्नी सैंडर्स पावर में आते तो पूरी दुनिया का नक्शा इस वक्त तब्दील हो जाता। अगर तब्दील ना भी होता तो हम शायद उस जानिब बढ़ते तो या उस जानिब सोचते तो। एग्जैक्टली ये तो आपने यहाँ पे बिल्कुल सही बात की है। अब अनफॉर्चुनेटली जो रिफॉर्मिस्ट लोग होते हैं उनकी दुनिया में एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से है, इवन तो होनी चाहिए, उनकी जगह भी नहीं बनती। अब जैसे आप देखें कि इलॉन मस्क जो अपने आप को रखते हैं, वो कितनी जगह बना सकते हैं पैसों के थ्रू, कि अभी उन्होंने जो $1 मिलियन गिव अवे का ऐलान किया था तो फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने ऑलरेडी उनके ऊपर केस फाइल कर दिया है। उनको अब नहीं ये परमिशन नहीं है उनके पास कि वो कंटिन्यू करें ये ऐलानात जारी करना, ये अवार्ड्स जारी करना। और डिस्ट्रिक्ट अटर्नी लैरी क्रैसनर ने, जो खुद भी एक डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ये सिविल लॉ सूट फाइल करते हुए कहा कि ये सिविल लॉ सूट ना सिर्फ इलॉन मस्क के ख़िलाफ़ है बट जो उनका प्रो ट्रंप अमेरिका पैक है उस पूरे सुपर पैक के ख़िलाफ़ है, और ये करंट अमेरिकन लॉ की जो है वो वायलेशन है कि आप लोगों को वोट करने के लिए पैसे दे रहे हैं। दिस इज़ टोटली अनफेयर। तो ये भी एक चीज़ है जो दैट इज़ करेक्ट। मुइज़, आपने मुझसे तो तज्जिया करवा लिया, अब मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। असल में आपको क्या लगता है अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उनकी क्या हिकमत अमली होगी? आई थिंक यू आर पुटिंग मी इन अ टफ स्पॉट बट दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और इसका जवाब ये है कि ज़ाती तौर पे एक तो पहले तो हमें खुद ये चीज़ डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा डोनाल्ड ट्रंप की हार, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि इस दफ़ा ऑड्स आर नॉट अगेंस्ट हिम। और इस दफ़ा अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं और जो एक मजमूई तौर पे इलेक्शन की सूरत हाल बन रही है, जब एक लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ये टिल्ट होता जा रहा है इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आई तो कैपिटल हिल में जो हुए थे, जो राइट्स हुए थे, उससे शायद सिचुएशन और ज़्यादा शिद्दत हो इस दफ़ा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा ना वाक़यात हैं जिनको वो यूज़ करके अपने जो है ना सपोर्टर्स को और एनर्जाइज कर सकते हैं और उकसा सकते हैं। देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की काफ़ी पोटेंशियल बिल्कुल। और आप देखें ना इस दफ़ा अगर आप रिपब्लिकन वोटर्स के सेंटिमेंट्स देखें तो वो और ज़्यादा चार्ज अप हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो उन्होंने एक बनाया पूरा कि मैं ज़ेर ताब, वो एक तरह से ज़ेर ताब तो हैं 1.5-2 साल से जो उन पर केसेस बने और उनके सपोर्टर्स उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी उनको मिल रही है। और फिर पेंसिल्वेनिया में उन पर कातिलाना हमला हुआ तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर। एंड अब जो हमने जो कवर किया कि वहाँ पे बैलेट्स जो जलाए गए हैं, एग्जैक्टली सो ये सारे वाक़यात को जोड़ के डोनाल्ड ट्रंप बड़ी ज़बरदस्त जो है ना कैंपेन तश्कील दे सकते हैं पोस्ट इलेक्शन स्ट्रगल की। बिल्कुल मुइज़, यू आर सो राइट, बिकॉज इस वक्त 400 से ज़्यादा लॉयर्स डोनाल्ड ट्रंप की टीम में सिर्फ पोस्ट इलेक्शन प्लानिंग के लिए रखे गए हैं। पोस्ट इलेक्शन प्लानिंग क्या है नाजरीन? पोस्ट इलेक्शन प्लानिंग ये है कि जब इलेक्शन हार जाएंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से कहेंगे कि ये इलेक्शन स्टोलन था या यहाँ रिगिंग हुई या इसमें रशियन इंटरफेरेंस थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त 400 से ज़्यादा लॉयर्स सिर्फ इस चीज़ की प्लानिंग में मसरूफ़ हैं कि जब और अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो हमें किस तरीके से अवाम के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी करनी है, किस तरीके से उनको ये जो है याद दिलाना है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके असल प्रेसिडेंट हैं और अगर वो प्रेसिडेंट नहीं तो किसी और को तस्लीम नहीं करना। तो अमेरिका का इलेक्शन इस वक्त काफ़ी शरअंगेज़ी की तरफ जा रहा है और हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि काफ़ी वायलेंस। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के जो मेन लॉयर हैं रूडी जिउलिनी हैं वैसे काफ़ी इनकॉम्पिटेंट, लेकिन वो भड़काने में बहुत महारत रखते हैं। आई थिंक डोनाल्ड
ट्रंप का ये ख़ास वतीरा है कि जो भी इस तरह के इन्फ्लेमेटरी लोग होते हैं वो खुद ही उनसे अट्रैक्ट होकर उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। वो क्योंकि एक इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, तो एक जो सियासतदान होता है वो इस तरह की टैक्टिक्स नहीं यूज़ करता। तो डोनाल्ड ट्रंप आप उनको नार्सिसिस्ट भी कह सकते हैं या एक ऐसा आदमी कह सकते हैं कि जो कि मेरे ख्याल में वो अवामी आदमी ज़्यादा है कमला हैरिस के मुकाबले में। तो वो अवाम के जो रिएक्शन है ना, जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं वो उसको बहुत अच्छी तरह उनसे खेल सकते हैं। तो ये उनका आपके उनकी स्ट्रेंथ भी आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि रिपब्लिकन वोटर्स आर मोर एनर्जाइज्ड एंड दे आर मोर एंथुसियास्टिक देन डेमोक्रेट वोटर्स। या डेफिनेटली, इन फैक्ट यू कैन सी दैट इन द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और किस तरीके से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रैलीज में बड़े-बड़े बयानात किए जाते हैं जो कभी-कभी बहुत ज़्यादा रेसिस्ट भी होते हैं, लेकिन पीपल आर इन्विगोरेटेड। यस, एंड आप देखें इस सारे रेसिज्म के बावजूद वो सारे ग्रुप्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते, चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो, अरब्स हो, मुस्लिम्स जिसमें आ जाते हैं, वो इस दफ़ा उनका भी टिल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन आई थिंक अब वक्त हुआ जा रहा है एक ब्रेक का। तो नाज़रीन वक्त होता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब से, जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत मेहरबानी आपकी। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी का इस साल के इलेक्शन में काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा है दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कैंपेन्स के साथ। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कमाला हैरिस ने डिस्पाइट द फैक्ट कि कंसिस्टेंटली डेमोक्रेटिक वोटर्स की तरफ से ये डिमांड आई थी कि वो जेनोसाइड के ख़िलाफ़ बात करें और वो आर्म्स एम्बार्गो की तरफ जाएं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ रहा है उनकी कैंपेन पर और उनकी पॉसिबल या पोटेंशियल विक्ट्री के ऊपर? जी, इसके कई पहलू हैं इस मौजू पे, इस इशू के। पहली बात ये है कि क्या इसका असर पड़ रहा है वोटर्स पे? बिल्कुल पड़ रहा है। दो किस्म के वोटर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो मुसलमान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कुल आबादी का 1% है, 1.2%। ठीक है, और 1.2% में से भी आधे से ज़्यादा कभी वोट ही नहीं डालते। तो उनका असर बाद, मतलब मिशिगन एक ऐसी स्टेट है जहाँ की कंसंट्रेशन और वहाँ क्योंकि रेस बहुत क्लोज है तो वहाँ तो मैटर करते हैं, बाकी शायद दूसरी स्टेट्स में ज़्यादा मुसलमान वोट मैटर नहीं करता। दूसरा जो वोट है वो है लिबरल्स और लेफ्ट लीनिंग लोगों का, वो मैटर करता है क्योंकि इस वक्त मुकाबला इतना क्लोज है, दोनों बराबर, कहीं 1% की बरतरी हासिल है ट्रंप को तो कहीं कमाला को। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर लिबरल वोट जो हैं बहुत मैटर करते हैं। तो वो जो हैं उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि कम से कम सीज़ फायर तो होता गाज़ा में, तो वो भी मुतासर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि कमाला ने आर्म्स एम्बार्गो की बात नहीं की, इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ सख्त बात नहीं की, लेकिन यहाँ जब अगर आप अमेरिका में रहते हैं, आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपको बड़ा ये क्लियर कट इशू नज़र आता है कि जंग हो रही है, जंग रुक पाते क्यों नहीं। जब अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, तो आपको देखना पड़ता है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। सारे सियासतदान पब्लिक ओपिनियन को देखते हैं। अब यहाँ आप ज़रा इस पर गौर करें कि क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पोजीशन में इस इशू पे, मगरिब वस्ता के इशू पे कोई फ़र्क है? तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बल्कि शायद ट्रंप के रवैये में ज़्यादा सख्ती होगी कि ट्रंप ने बहुत साफ कई दफ़ा कहा है कि वो ईरान को, इसराइल को इस मसले को हल करने का मौका देंगे। और हल से मुराद उनकी ये नहीं है कि वो बातचीत के ज़रिए, बल्कि फ़ौजी तरीके से, यानी फ़ौजी। और उनके जो सन इन लॉ थे जो कि उनकी पिछली हुकूमत में भी शामिल थे, इसमें भी शामिल हों, उन्होंने कहा था कि वो तो जो गज़ा है वहाँ तो बड़ा अच्छा टूरिस्ट रिसोर्ट बन सकता है, वहाँ बड़े अच्छे 5 स्टार होटल बन सकते हैं।
तो वो वहाँ अगर ट्रंप आएंगे तो बिल्कुल ये बात वाज़ह है अमेरिका में कि वो इसराइल को ज़्यादा आज़ादी देंगे फ़ौजी हल मुसल्लत करने की। तो उसके मुकाबले में डेमोक्रेट्स कम अज़ कम एक 2 स्टेट थ्योरी के बारे में कमिटेड तो हैं। लेकिन अगर मुसलमान चाहे वो अमेरिका में रहते हों या बाहर रहते हों, वो ये चाहते हैं कि जो एक मगरिब की तारीख़ है उससे हट के कोई फैसला हो, इसलिए कि हम लोग अब आके यहाँ आबाद हो गए। तो ऐसा नहीं, हम आबादी का कुल एक हिस्सा है। मगरिब की तारीख रही है, मगरिब में बहुत जुल्म हुआ है यहूदियों पे 400-500 साल। उसके बाद फिर हिटलर वाला वाक़या हुआ, कंसंट्रेशन कैंप हुए, और उसके बाद मगरिब में एक गिल्ट पैदा हुई, और वो गिल्ट है कि हमने यहूदियों के साथ बहुत जुल्म किया। यही न्यूयॉर्क जो है वो 1940s तक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ होता था, डॉग्स एंड जूस नॉट अलाउड। तो वो अब उनको जो गिल्ट है उसकी वजह से मगरिब पूरा का पूरा यहूदियों के साथ है। दूसरी ये है कि यहूदी यहाँ आबाद हैं, क्लास फेलोज हैं। आज ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं वो यहूदी हैं, कमाला हारिस के मियाँ यहूदी हैं, जो बाइडन की फैमिली की शादी हुई है यहूदियों में, क्योंकि यहूदी यहाँ बहुत इन्फ्लुएंशियल सबसे पढ़े लिखे हैं। यानी ये होता है कि अगर मुसलमान या अफ्रीकन अमेरिकन किसी मोहल्ले में ज़्यादा तादाद में आबाद हो जाएं तो उस मोहल्ले में कीमतें मकानों की गिर जाती हैं। जिस इलाके में यहूदी आबाद हो जाएं वो उस इलाके की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहूदी पुरअमन और पढ़े लिखे समझे जाते हैं। उस अपने साथ साथ वो मोहल्ले को भी ऊपर खींच लाते हैं। तो एक उनकी एक हैसियत है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ यहूदी असातिज़ा ना हो। आपको हर गोरा जो मिलेगा वो किसी न किसी यहूदी उस्ताद के गुण गाता हुआ नज़र आएगा कि जी मेरी जो लाइफ जो कुछ है उसमें उसका बड़ा हक़ है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो यहूदियों के ख़िलाफ़ आज के कहने पे ओवरनाइट अमरीकी माशर यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हो जाएगा। अच्छा अनवर इकबाल साहब, एक मैं आपसे एक मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बड़ा मुफस्सल तज्ज़िया दिया फ़ॉरेन पॉलिसी पे। ये जो पोल्स सामने आ रहे हैं इस वक्त बहुत क्लोज दिखाई दे रहे हैं, और इस दफ़ा एक ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से ग्रुप्स मुताबिकत नहीं रखते, जैसे लैटिन अमेरिकन हो गए या अरब अमेरिकन, उनका थोड़ा टिल्ट पोल्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है ट्रंप की तरफ। तो क्या 5 नवंबर को ये ट्रेंड नज़र आएगा, और जितने क्लोज पोल्स हैं तो क्या इलेक्टोरल कॉलेज में भी इतनी क्लोजनेस नज़र आएगी? देखें, ये कहना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे ट्रंप के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा जब ये हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त पोल सारे ये कह रहे थे कि ये हार जाएंगे, हिलरी जीत जाएंगी, लेकिन ट्रंप जीत गए। अच्छा, ट्रंप ने असल में एक ऐसा काम किया जो अमेरिका में पहले नहीं होता था। अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो देहातों में रहते हैं, जिनके बारे में उनका मज़ाक़ उड़ाने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, रेड नेक, जो कि रेसिस्ट टर्म है लेकिन की जाती है। और वो लोग हैं जो कभी भी इलेक्शन या इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल नहीं होते थे, क्योंकि वो कहते थे कि यार ये तो बड़े शहरों के फैसले हैं, वही मिल बैठ के करते हैं, हमें क्या। ट्रंप उनको खींच के लाए हैं, और क्योंकि यहाँ तकरीबन वोट्स जो हैं हामियों की तादाद बराबर होती है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, तो जो इजाफी वोट होते हैं बहुत मैटर करते हैं, और इसलिए ये होता है कि ट्रंप जिसको सपोर्ट करें वो जीत जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी वोट नहीं डालते थे, अब उनको वोट डालते हैं। और अनवर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त की कमी के बावजूद आपने इतना मुफस्सल तज्जिया दिया, हम आपके तज्जिए के बहुत मशकूर हैं। और हमें कि 5 नवंबर को क्या होता है। नाज़रीन, आपको हम 5 नवंबर के हवाले से अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जा रहा है हमारे प्रोग्राम का ख़त्म। तो अरीबा, अगर आप इसको वाइंड अप कर दें। बिल्कुल नाज़रीन, हमने आपको आगाह किया कि इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से क्या चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और एग्जैक्टली क्या तवक्कुआत हैं। हमारा कहना है और कई लोगों का कहना है कि असरात यही नज़र आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री शायद काफ़ी ज़्यादा उसके चांसेस हैं, लेकिन असल में हमें पता चलेगा तो 5 नवंबर को ही पता चलेगा। तो आप हमारा शो ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, लेकिन आज का हमारा वक्त यहीं हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर वाले दिन इंशाल्लाह। टिल देन हैव अ नाइस वीकेंड और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।